Hello, Assalamu alaikum. My name is Nadia Mustafa and welcome to my YouTube channel Learning with Learner. So this is going to be our second lecture in political science series in which we are going to cover our second philosopher Aristotle. So Aristotle की थ्योरी ऑफ द स्टेट के बारे में एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे पेपर्स में, सीएसएस के पेपर्स में, और उसके अलावा एक और जो अहम क्वेश्चन आ चुका है वो है Aristotle was a greatest but ungrateful student of Plato, यानी कि वो प्लेटो का सबसे अच्छा लेकिन सबसे नालायक शागिर्द था। नालायक इस हिसाब से उसे कहा जाता है कि वो प्लेटो पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करता था। सो हम उसकी थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। एज वी नो दैट कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन में इसलिए बनाता हूँ कि हमसे कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो कवर करने होते हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जिसकी वजह से कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ आउटलाइन बना देता हूँ। सो आउटलाइन के हिसाब से सबसे पहले हम प्लेटो की बायो को कवर करते हैं, अरिस्टोटल की बायो को कवर करते हैं। सो अरिस्टोटल पैदा हुआ मैसिडोनिया में, जो एक ग्रीस का एक सिटी स्टेट था। सिटी स्टेट के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, ये पैदा हुआ था 384 बीसी में और 322 बीसी में इसकी डेथ हो गई थी। इसके फादर जो थे वो क्या थे? फिजिशियन थे, यानी कि एक डॉक्टर थे। अच्छा, फादर इसके फिजिशियन थे। तो जब तक इसके फादर अलाइव थे, जिंदा थे, उसने क्या किया? एज एन असिस्टेंट के तौर पर उनके यहाँ काम किया। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर वो कहाँ चले गए? उसके बाद वो चले गए एथेंस में। एथेंस में जाके वहां पे उन्होंने द अकेडमी ज्वाइन कर ली। मैंने आपको बताया था द अकेडमी किसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था? प्लेटो का। तो वहां जाके उसने प्लेटो की द अकेडमी ज्वाइन कर ली और प्लेटो का स्टूडेंट बन गया। वहां पे उसने प्लेटो के पास फिलोसफी वगैरह पढ़ी, पॉलिटिक्स पढ़ी, और प्लेटो की डेथ तक वो वहीं पे रहा। उसने वहां पे काफी अर्सा स्टूडेंट रहा, फिर उसके बाद उसने वहां पे टीचिंग भी की। अच्छा, प्लेटो की डेथ के बाद वो फिर कहाँ चला गया? 10-15 सालों तक इसके दरमियान मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ रीजन्स में वो घूमता रहा, पढ़ता रहा। ठीक है, फिर वो वापस आया कहाँ पे? एथेंस में। प्लेटो की डेथ के बाद उसने क्या किया? एथेंस छोड़ दिया। प्लेटो उसके बाद 10-12 साल तक इधर उधर घूमता रहा मुख्तलिफ जगहों पे। फिर उसके बाद वापस एथेंस आया। एथेंस में आके वहां पे उसने क्या किया? अपना इंस्टीट्यूशन खोला, जिसे हम कहते हैं द लाइसियम। ठीक है, वहां पे जाके एथेंस में उसने अपना इंस्टीट्यूशन खोला। अच्छा, ये बात भी एक जाहिर करती है कि उसने अपने उस्ताद के अगेंस्ट में, यानी कि उसके अपोजिशन में अपना एक अलग इंस्टीट्यूशन खोला, यानी कि वो उसके थॉट से एग्री नहीं करता था और उस पर बहुत ज्यादा इस वजह से क्रिटिसाइज करता था। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, उसने आके अपना इंस्टीट्यूशन द लाइसियम खोला। वहां पे जाके उसने अपनी डेथ तक 322 बीसी तक उसने वहां पे टीचिंग की और रिसर्च वगैरह की, अपने बुक्स वगैरह लिखी। अच्छा, अगर बुक्स की हम बात करें तो उसकी जो बुक है उसका नाम है द पॉलिटिक्स, जैसे हम ग्रीक में द पॉलिटिका भी कहते हैं। इसी द बुक पॉलिटिक्स में उसने अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट दी है। ठीक है, एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं। क्या किया इसने? मैसिडोनिया में पैदा हुआ 384-322 बीसी में, और उसके फादर जो थे फिजिशियन थे। फादर का असिस्टेंट रहा उसने फादर की डेथ तक। उसके बाद वो एथेंस चला गया। एथेंस जाके उसने वहां पे प्लेटो की द अकेडमी ज्वाइन कर ली। प्लेटो की डेथ के बाद उसने एथेंस को छोड़ दिया। उसके बाद वहां पे 10-12 सालों तक घूमता रहा। उसके बाद फिर वापस एथेंस आया। वहां पे आके उसने अपना इंस्टीट्यूशन द लाइसियम खोला, वहां पे अपने डेथ तक टीचिंग की। और उसका जो बुक था, जो बुक हम पॉलिटिकल साइंस में उसका पढ़ते हैं, वो क्या है? द पॉलिटिक्स। अच्छा, एक और इसकी बारे में चीज है कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर भी रह चुका है। ये भी एमसीक्यू आ चुका है। तो अरिस्टोटल जो था वो प्लेटो का स्टूडेंट था और उसके साथ ही अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर भी रह चुका है। अच्छा, बायो के बाद हम देखते हैं कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी। अच्छा, कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी मोस्टली थ्योरीज में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि उस वक्त में क्या कंडीशंस थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से इस थ्योरी की नीड आ गई। तो कंटेक्स्ट को अब अगर हम देखें तो, अच्छा, मैंने आपको बताया बायो में कि वो उसके फादर जो थे फिजिशियन थे और उसने एज एन असिस्टेंट के तौर पर फादर के पास काम किया जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई थी। तो क्या था? अच्छा,
अब इस चीज का उस पर क्या असर पड़ा? तो देखिए, अगर एक डॉक्टर होता है वो क्या करता है, अगर एक एग्जाम्पल है, डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसको एग्जामाइन करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको समझता है, उसकी उसकी जो डिजीज होती है उसको आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो कोई क्योर देता है, कोई मेडिसिन देता है। तो ये क्या था, अरिस्टोटल क्या था, फादर्स असिस्टेंट, यानी कि उनके साथ उनकी डेथ तक काम किया। तो वो अपने फादर के मेथड को, जो उस मेथड वो अपने किसी भी पेशेंट पे अप्लाई करता था, यूज करता था, उसको उसने बहुत ज्यादा नजदीक से देखा था। तो उसका उसकी थ्योरी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। कैसे इफेक्ट पड़ा था? अच्छा, अगर हम देखें प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट के बारे में, तो वो एक कोई प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है। उसमें ये है कि उसकी एक आइडियल है, यानी कि एक ऐसी चीज है जो एक नजरिया है, यानी कि हम उसको प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। लेकिन ये जो इसकी जो थ्योरीज होती है वो मोस्टली प्रैक्टिकल थी। उसकी वजह क्या थी कि वो क्या करता था, उसने पहले साइंटिफिक मेथड यूज किया। इसी वजह से हम इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स में जो साइंस ऐड की थी वो किसने ऐड की थी? अरिस्टोटल ने। क्यों ऐड की थी? क्योंकि उसने जहाँ पे उसने अपने फादर के पास एज एन असिस्टेंट तौर पर काम किया, तो उसने उसका इस चीज का उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो क्या हुआ, फादर की डेथ के बाद जब उसने प्लेटो की अकेडमी ज्वाइन कर ली और वहां पे उसने स्टेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, तो उसने मेथड कौन सा यूज किया? साइंटिफिक मेथड यूज किया। और उसने, प्लेटो ने कौन सा मेथड यूज किया था, कौन सी अप्रोच थी उसकी? आइडियल अप्रोच थी, यूटोपियन एक थॉट था, यानी कि ख्याली, एक मिसाली एक उसकी रियासत थी। तो यही वजह है कि हम इसको, अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो कंटेक्स्ट में क्या वजह थी, उसकी थ्योरी पे किस चीज का इफेक्ट था? उसके फादर का जो एक फिजिशियन था। अच्छा अच्छा, कंटेक्स्ट के बाद अब हम आते हैं अपनी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी थ्योरी को समझने से पहले समझना जरूरी है हमें एक वर्ड, उसने एक टर्म उसने यूज की है, टेलोस। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसकी पूरी थ्योरी जो है बेस्ड है इस पे, टेलोस पे। अच्छा, टेलोस क्या है? अगर टेलोस की हम मीनिंग को देखें तो इसकी मीनिंग है एंड, और गोल, और ऑब्जेक्टिव, और पर्पस, यानी कि मकसद, इख्तिताम, किसी भी चीज का कोई मकसद हो, कोई ऑब्जेक्टिव हो, कोई गोल हो। अच्छा, तो ये क्या कहता है अरिस्टोटल अपनी थ्योरी में? कहता है, वो कहता है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ टेलोस, यानी कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज एन ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल वी कैन से अ नाइफ, सो अ नाइफ ऑब्जेक्टिव इज टू कट, यानी कि एक नाइफ का, एक चाकू का ऑब्जेक्टिव क्या है? कट करना है। यानी कि उसका टेलोस एंड गोल क्या है? कि उसको कट करना है। यानी कि टेलोस ऑफ अ ट्री इज टू गिव फ्रूट, यानी कि उसका दरख्त का टेलोस क्या है? एंड पर्पस क्या है? क्या देना? फ्रूट देना। तो इसी तरह वो कहता है कि दुनिया में हर चीज का एक टेलोस होता है, जो उसको एंड में अचीव करना ही करना होता है, यानी कि उसको अपना मकसद हासिल करना होता है। तो इसी कंटेक्स्ट में, टेलोस के कंटेक्स्ट में, वो कहता है कि ह्यूमन टेलोस क्या है? टू अचीव हैप्पीनेस। वो क्या कहता है कि इंसान का मकसद क्या है? खुशी हासिल करना। खुशी हासिल करना यानी कि अपनी जिंदगी खुशी से गुजारना। अच्छा, वो आगे उसको डिस्क्राइब करता है, वो कहता है ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट लिविंग सेटिस्फाइड लाइफ, ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट लिविंग इन सेटिस्फाइड लाइफ, ट्रू हैप्पीनेस इज व्हाट? लिविंग अ वर्चुअस लाइफ। वो कहता है कि असल खुशी वो नहीं है कि एक आराम वाली जिंदगी गुजारना, एक सुकून वाली जिंदगी गुजारना। असल जिंदगी वो है कि एक नेकी वाली, एक अच्छाई वाली जिंदगी गुजारना, टू लिव अ वर्चुअस लाइफ। तो उसके हिसाब से हैप्पीनेस क्या क्या है? टू लिव अ वर्चुअस लाइफ, यानी कि ह्यूमन का टेलोस क्या है? कि एक नेकी वाली जिंदगी गुजरना, यानी कि जो, अच्छा हम इससे इस चीज को भी समझ सकते हैं कि जो
अरिस्टोटल का जो बेस है, थ्योरी का बेस है, वो क्या है? विर्चू, नेकी, अच्छाई, खुश इखलाकी, ये उसकी थ्योरी का बेस है। तो वो क्या कहता है? ह्यूमन टेलोस क्या है? टू अचीव हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस असल वो नहीं है कि एक आराम वाली जिंदगी गुजारना, एक सुकून वाली जिंदगी गुजारना, बल्कि क्या है? एक नेकी वाली जिंदगी। नेकी वाली जिंदगी यानी कि न सिर्फ अपना ख्याल रखना, बल्कि अपने साथ अपनी पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेकर चलना, एक साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना। तो ये क्या है? हमारा टेलोस है। अच्छा, टेलोस के बाद हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, ह्यूमन नेचर। अच्छा, ये सारे जो आउटलाइन है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनमें से कोई मिस ना करना। तो अच्छा, टेलोस के बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या है कि हर चीज का एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसके बाद वो हमें बताता है ह्यूमन नेचर के बारे में। अच्छा, इसमें एक फेमस कोट है अरिस्टोटल की, वो कौन सी है? अ मैन इज अ सोशल एनिमल। अरिस्टोटल कहता है कि एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ह्यूमन में एक खास चीज है, वो है लोगस। लोगस यानी कि कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी किस चीज की? थिंकिंग की। कैपेबिलिटी किस चीज की? स्पीकिंग की। यानी कि लोगस यानी कि हमारी बात करने की और हमारी सोचने की सलाहियत। तो वो क्या कहता है कि ह्यूमन में क्या है? लोगस है। तो उसकी वजह से वो क्या है? एक दूसरे एनिमल से डिफरेंट है। और उसके बाद वो कहता है अ मैन इज अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल यानी कि जो अपने सेम जो उसकी स्पेशीज है या सेम जो उसके मेंबर्स हैं, उसकी स्पेशीज के मेंबर है, उनके साथ रहे, एक कम्युनिटी में रहे। तो वो कहता है ह्यूमन कैन लिव इंडिविजुअली। यानी कि ह्यूमन की नेचर में नहीं है कि वो अकेला रहे, अकेली जिंदगी गुजारे। उसको क्या करना है? उसको कम्युनिटी में रहना है, उसको अपने स्पेशीज के मेंबर्स के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ सरवाइव करना है। तो अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इसके लिए ह्यूमन क्या करता है? कम्युनिटी बनाता है। यानी कि अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ एक जगह पे रहता है और कम्युनिटी बनाता है। और उसके साथ ही वो कहता है कि कम्युनिटी से क्या होता है कि वो अपनी क्या है? पर्पस को अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, जो अकेले रहकर वो यूज नहीं कर सकते, और एक दूसरे के साथ मिलकर एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। और उसके साथ ही वो क्या कहता है? वो कहता है कि कम्युनिटी से उसको, ह्यूमन को क्या होता है? उसको अपना टेलोस अचीव करने में, अपना पर्पस अचीव करने में आसानी होती है। वो कहता है मैन इज रेशनल। रेशनल यानी कि थिंकिंग, वो सोचता है, और वो सोचता है, वो क्या करता है? वो अपने लिए गुड ढूंढता है, अच्छाई ढूंढता है, अब और बैड से बचता है। ही सीक्स व्हाट्स गुड फॉर हिम एंड ही अवॉइड्स व्हाट्स बैड फॉर हिम। और उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है कि ह्यूमन उसके लिए क्या करता है? और जस्टिस को हासिल करने की कोशिश करता है, एक इंसाफ वाली जिंदगी, एक दरमियानी जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। और वो किससे, कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी से ही पॉसिबल है। तो ह्यूमन नेचर क्या है कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, यानी कि वो एक कम्युनिटी में एक मेंबर्स के साथ, एक फैमिली के हिसाब से रहता है, वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। अच्छा, ह्यूमन नेचर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आते हैं स्टेट फॉर्मेशन पे। अच्छा, हमने ह्यूमन नेचर में क्या पढ़ा कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ही कैन सर्वाइव इंडिविजुअली, सो टू अचीव हिज टेलोस व्हाट डज ही डू? he creates an state, he lives in community। सो वो अपने टेलर्स को अचीव करने के लिए, अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए वो क्या कहता है? कम्युनिटीज में रहता है। अच्छा, अरिस्टोटल क्या कहता है? वो कहता है कि क्या है? कम्युनिटी का, किसी भी कम्युनिटी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? हाउस होल्ड है, या जिसे हम फैमिली कहते हैं। ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिटी है। कम्युनिटी कहें, हम स्टेट कहें, हम सिटी कहें, जो भी कहें, ठीक है। तो वो क्या कहता है? फैमिली। अच्छा, फैमिली क्या होती है? वो कहता है कि वो इंडिविजुअल, वो ह्यूमंस जो सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए
एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर सरवाइव करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? फैमिली। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जैसे जैसे डिफरेंट फैमिलीज बढ़ती हैं तो वो क्या बनाते हैं? फैमिली सारी मिलके विलेजेस बनाते हैं, विलेज। ठीक है, सबसे पहले बेसिक यूनिट हमारा क्या था स्टेट का? कम्युनिटी, फैमिली थी। फैमिली क्या थी? इंडिविजुअल्स जो सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। फिर जब फैमिलीज बहुत ज्यादा बढ़ती है तो वो एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करती है तो वो क्या करते हैं? विलेज बनाते हैं। अब विलेज में क्या होता है कि इसमें उनका लेबर आ जाता है। अब वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई लेबर बन गया, कोई फार्मर बन गया, कोई किसी का लकड़ी का काम करने लगा, कोई खेती का काम करने लगा। अब सारे मिलके एक अपनी टेलों को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। अच्छा, लेकिन ये क्या है कि विलेज तो बन गया, लेकिन विलेज में इतनी कैपेसिटी नहीं है। विलेज उनकी नीड्स को इतना पूरा नहीं कर सकता, उनको ट्रू हैप्पीनेस नहीं दे सकता, क्योंकि ह्यूमन की नीड्स बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए वो फिर क्या करते हैं? विलेज के बाद हम क्या बनाते हैं? सिटी बनाते हैं। सो वो क्या कहता है? सिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी। यानी कि जो हाईएस्ट फॉर्म है कम्युनिटी का वो क्या है? सिटी है। सिटी में जाके ह्यूमन की 100% पोटेंशियल हासिल हो जाती है। वो अपनी एबिलिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को प्रॉपरली यूटिलाइज करता है और सारे उसमें मिलकर एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं? कॉमन गुड के लिए स्ट्रगल करते हैं, पूरे आवाम की भलाई के लिए, पूरे। अच्छा, अगर हम सिटी की बात करते हैं तो सिटी का मतलब सिर्फ एक शहर नहीं, क्योंकि उस दौर में क्या था? सिटी स्टेट हुआ करती थी, यानी कि सिटी अपने आप में पूरी एक रियासत हुआ करते थे। यानी कि हम सिटी की बात करें तो हम एक हिसाब से उसको कंट्री भी कह सकते हैं। तो वो क्या कहता है? सिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी। सो स्टेट फॉर्मेशन के बाद हम आते हैं पर्पस ऑफ स्टेट पे। So what is the purpose of state? Why do human create state? Human state क्यों बनाते हैं? उसका क्या वजह है? So अरिस्टोटल क्या कहता है? The purpose of state is to create conditions, create such condition so that human can achieve telos। वो क्या कहता है कि स्टेट का जो मकसद है, जो असल पर्पस है उसका, वो क्या है? ऐसी कंडीशन पैदा करना, ऐसे हालात पैदा करना, उनके लिए ऐसी सहूलतें पैदा करना कि वो क्या कर सके? अपना टेलोस हासिल कर सके, अपना पर्पस, अपना मकसद हासिल कर सके। और टेलोस की हम बात करें, वो क्या है? टेलोस यानी कि ह्यूमन टेलोस क्या है? हमने पीछे पढ़ा कि विर्चुअस लाइफ, एक नेकी वाली, एक अच्छाई वाली जिंदगी गुजारना। तो वो क्या कहता है? यानी कि स्टेट का मकसद क्या है? कि इंसान के लिए इस चीज को पॉसिबल बनाना, ऐसी कंडीशन पैदा करना कि वो एक अच्छी जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी गुजार सके। और वो कहता है जो बेस्ट स्टेट है या बेस्ट कम्युनिटी है वो कौन सी है? जिसमें ट्रू हैप्पीनेस हो। ट्रू हैप्पीनेस यानी कि असल खुशी हो। और असल खुशी कौन सी है? जिसमें सबसे ज्यादा विर्चुअस पीपल हो, जहां की कम्युनिटी, जहां के लोग, जहां की पब्लिक वो क्या है? विर्चुअस लाइफ गुजारे, तो वो क्या है? सबसे बेस्ट स्टेट है। और उसके साथ ही वो कहता है, एक फेमस कोट है इसकी, कौन सी है? स्टेट इज नॉट एंड बट अ मीन्स टू एन एंड। वो कहता है कि स्टेट एंड नहीं है, यानी कि जो हमारा लास्ट पर्पस है वो स्टेट बनाना नहीं है, बल्कि स्टेट क्या है? एक जरिया है हमारा अपने एंड को अचीव करने का। और रियल पर्पस क्या है? रियल एंड क्या है? हमारा टेलोस है। यानी कि हमारा असल मकसद क्या है? कि एक सुकून वाली, एक अच्छी जिंदगी गुजारना, एक नेकी वाली जिंदगी गुजारना, वो क्या है? हमारा रियल पर्पस है। सो अच्छा, यहाँ से इस बात को भी पता चलता है कि वो
ह्यूमन को ज्यादा प्रेफरेंस देता है अपनी थ्योरी में, बरक्स अपने टीचर प्लेटो के जो कहता था कि स्टेट इज एवरीथिंग। सो व्हाट ही सेज स्टेट इज नॉट एवरीथिंग, स्टेट इज नॉट एन एंड, वो एक एंड नहीं है, एक एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा लास्ट पर्पस नहीं है, बट इट इज अ मीन्स टू एन एंड, यानी कि वो एंड तक जाने का जरिया है। हम स्टेट क्यों बनाते हैं? एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारने के लिए, अपनी आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी ट्रू हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए, एक विर्चुअस लाइफ को जिंदगी विर्चुअस लाइफ गुजारने के लिए। और उसके साथ ही वो ये भी कहता है, वो कहता है कि गवर्नमेंट का भी ये ऑब्जेक्टिव है, उसका ये पर्पस है कि वो अपने इंडिविजुअल्स में, अपने सिटीजन्स में नेकी के कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करे, टू कल्टीवेट virtuous characteristics among its citizens, to make its citizens a virtuous citizen, अपने सिटीजन के में ऐसी आदतें पैदा करना, ऐसे किरदार, ऐसे अखलाक पैदा करना कि वो एक अच्छी जिंदगी, एक नेकी वाली जिंदगी गुजार सके। सो पर्पस ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप वो अपनी स्टेट के बारे में, अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट में सिटीजनशिप के बारे में, शहरियत के बारे में क्या कहता है? वो कहता है, अच्छा हम सिटीजनशिप के बारे में उसकी सिटीजन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि उसके हिसाब से सिटीजन क्या है। वो कहता है सिटीजन इज वन हु पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑफिस होल्डिंग्स। वो कहता है कि एक, उसके हिसाब से एक सिटीजन कौन है जो पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में, फैसला साजी में। फैसला साजी किस चीज की? स्टेट की, रियासत के बारे में फैसला साजी में पार्टिसिपेट करे। इसका मतलब क्या है? वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे, वो एक पॉलिटिकल लाइफ गुजारे। और उसके साथ ऑफिस होल्डिंग्स में, यानी कि उसके अलावा स्टेट में जो भी ऑफिस हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ड्यूटीज है, वो क्या करे, उनको सर अंजाम दे। और उसके साथ वो क्या कहता है कि असल सिटीजन वो नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कानून की पासदारी करे और अपने काम से काम रखे और सिर्फ उस स्टेट में रहे, बल्कि असल सिटीजन कौन है? जो पार्टिसिपेट पॉलिटिकली, वो अपनी स्टेट की सियासत में दिलचस्पी ले, अपने स्टेट की सियासत में हिस्सा ले, अपने स्टेट के बारे में व्हाट इज जस्ट के व्हाट इज जस्टिस, के उसके स्टेट में इंसाफ क्या है, उसके स्टेट के लिए अच्छी चीज कौन सी है, बुरी चीज कौन सी है, वो और उसके स्टेट के लिए कौन से डिसीजन अच्छे हैं, वो इन सब चीज में पार्टिसिपेट करे। उसके हिसाब से वो ही क्या है? सिटीजन है। यानी कि हम इस चीज से ये समझ सकते हैं कि जो इंसान पॉलिटिकली उसकी स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो स्टेट के, रियासत के, उसके डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं लेता, रियासत के कॉमन गुड के लिए काम नहीं करता, वो उसके हिसाब से सिटीजन नहीं है। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई अपने लॉ को आगे करता है, कानून की पासदारी करता है, अपनी जिंदगी गुजारता है सिर्फ वहीं पे रह के, तो वो उसके हिसाब से सिटीजन नहीं है। अच्छा, उसके साथ वो कहता है कि सिटीजनशिप क्या है? वो कहता है राइट्स भी है, यानी कि सिटीजनशिप हमें राइट भी देती है और उसके साथ ड्यूटीज भी देती है। राइट हमें कौन से देती है? हमें कानून तक पहुंचने की रास्ता देती है, यानी कि जो भी लॉज है, जो भी कानून है कंट्री के, जो भी हमारा जस्टिस का निजाम है, हमें उस तक पहुंचने में आसानी पैदा करती है। और उसके साथ हमें पॉलिटिक्स में हिस्सा देने का भी राइट्स देती है। और उसके साथ ही हमारी ड्यूटीज फिर कौन सी है सिटीजन की? वो कहता है कि सिटीजन की ड्यूटी है कि वो स्टेट की पॉलिटिक्स में, स्टेट की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करे और उसके साथ ही अपनी रियासत की भलाई के लिए काम करे। तो वो क्या कहता है कि वो उसकी एक सिटीजन की ड्यूटी है, एक पर्पस है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि नॉट एवरीवन इज कैपेबल ऑफ बीइंग सिटीजन,
यानी कि हर कोई शहरी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से शहरी कौन है? जो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करे, यानी कि जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो क्या है? वो एक सिटीजन नहीं है। वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक वुमेन एंड स्लेव्स के बारे में। अच्छा, सो हमने पढ़ा कि सिटीजनशिप में वो क्या कहता है कि नॉट एवरीवन इज केपेबल ऑफ बीइंग अ सिटीजन, सो he does not include women and slaves in citizenship. So why does he do so? He says women is confined to household, यानी कि औरत को उसने लिमिट कर दिया कहाँ पे? उसकी घर की चार दीवारी में। उसका काम क्या करना है? चाइल्ड रियरिंग, यानी कि बच्चों की परवरिश करना, अपनी पीछे घर में खाना पकाना, घर का ख्याल रखना, ये सब क्या है? औरत का काम है। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि वुमेन डू नॉट पार्टिसिपेट पॉलिटिकली, वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती। क्यों? क्योंकि वो अपने हाउस होल्ड में ही लिमिटेड है। और उसके साथ ही वो क्या कहता है कि वुमेन इज नॉट रेशनल, यानी कि वो रेशनल नहीं है, वो अपनी रीजन यूज नहीं करती, थिंकिंग नहीं करती। वो क्या है? ड्रिवन बाय इमोशन, यानी कि वो अपने जो भी फैसले करती है अपने इमोशन से करती है, अपने माइंड को यूज नहीं करती। सो जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती तो वो क्या है? वो एक सिटीजन नहीं है। तो उसके हिसाब से वुमेन सिटीजन नहीं है। वुमेन के अलावा वो स्लेव्स को, गुलामों को भी उसमें सिटीजनशिप में इंक्लूड नहीं करता। अच्छा, वो कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लेव्स, वन हु आर नेचुरल स्लेव्स, द अदर्स आर कन्वेंशनल स्लेव्स। सो नेचुरल स्लेव्स कौन से हैं? उसके अकॉर्डिंग कौन से हैं? वन हु लेक रेशनल कैपेसिटी, यानी कि उनमें जिनमें रीजनिंग की एबिलिटी नहीं है, जिनमें अपना प्रॉपर माइंड यूज करने की सलाहियत नहीं है, और वो अपने आप को अच्छे से गवर्न नहीं कर सकते, अपनी लाइफ इंडिविजुअली गुजार नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं? वो सूटेबल होते हैं किसके लिए? स्लेवरी के लिए। वो क्या करते हैं? उनको स्लेव बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है। अच्छा, वो कहता है कि इस टाइप की स्लेवरी वो क्या है? जस्ट है, यानी कि इंसाफ वाली स्लेवरी है, और ये गुलामी जरूरी है। वो क्या वजह है उसकी? वो कहता है कि देखिए कि ये जो नॉन रैशनल स्लेव्स होते हैं वो अपना माइंड खुद से यूज नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी खुद से गुजार नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं कि एक मास्टर के अंडर में आ जाते हैं। अब जब ये मास्टर के अंडर में आ जाते हैं तो ये जो मास्टर के सारे जो काम होते हैं, फिजिकल वर्क होते हैं, घर के काम करना या खेती बाड़ी, ये सारे काम मास्टर के खुद करते हैं। उससे क्या होता है कि मास्टर के पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, जिसकी वजह से वो उसको उसके स्टेट के पर्पस के लिए, पॉलिटिक्स में उसको स्टेट की अच्छाई के लिए यूज करता है। और उसके साथ ही वो क्या कहता है कि और इनको भी प्रोटेक्शन मिल जाती है इन स्लेव्स को, क्योंकि वो अकेले से सरवाइव नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से जो नेचुरल स्लेव्स होते हैं उनको स्लेव बनाना रियासत के लिए अच्छा है। और उसके साथ वो दूसरा कहता है कन्वेंशनल स्लेव्स। कन्वेंशनल स्लेव्स कौन से होते हैं? वार स्लेव्स आर बोर्न इन स्लेवरी। वो कहता है कि दूसरे टाइप के जो स्लेव्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो स्लेव जो जंग में जिनको गुलाम बनाया जाए, यानी कि जंग हार गए, हमने उनको पकड़ के गुलाम बना दिया, या फिर वो जिनको जो गुलामी में ही पैदा हुए, यानी कि उनका बाप गुलाम था, फिर उनके जो बच्चे हुए, वो उनको क्या कहेंगे? कन्वेंशनल स्लेव कहेंगे। वो कहता है कि इस टाइप की स्लेवरी क्या है? अनजस्ट है, यानी कि इस टाइप की स्लेवरी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? वो कहता है कि इनके पास रेशनल थिंकिंग है, इनके पास माइंड है, ये अकेले सरवाइव कर सकते हैं, और इनको बिला वजह ही गुलाम बना दिया जाता है। तो उसके हिसाब से क्या? अच्छा, तो नेचुरल स्लेव एक अच्छी स्लेवरी है, उसके हिसाब से एक स्टेट के कॉमन गुड के लिए जरूरी है, और कन्वेंशनल स्लेव उसके हिसाब से अच्छी स्लेवरी अनजस्ट स्लेवरी है।
तो वो कहता है कि वुमेन और स्लेव्स सिटीजनशिप में इंक्लूड नहीं, क्योंकि स्लेव्स के पास भी रैशनल थिंकिंग नहीं है और वो जो अपना मोस्टली टाइम है वो कहाँ पे गुजारते हैं, अपने मास्टर के पास उसके कामों में, तो उनके पास पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने के लिए टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से उनको भी इसने सिटीजनशिप में इंक्लूड नहीं किया। सो आफ्टर सिटीजनशिप हम क्या पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट के। अच्छा, अरिस्टोटल ने क्या किया, उसके टाइम पे वहां पे डिफरेंट सिटी स्टेट थी, वहां पे डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट्स थी, तो उसने सारी गवर्नमेंट्स को पढ़ा, फिर उन सबको क्लासिफाई किया 6 टाइप्स में। अच्छा, क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या थी, वो क्या थी, नंबर ऑफ रूलर्स और उसके साथ ही क्या थी, इंटरेस्ट ऑफ रूलर्स, यानी कि उनको 6 टाइप्स की गवर्नमेंट में क्लासिफाई किया सारी स्टेट को, कि पूरी जो भी रियासतें उनमें 6 टाइप की गवर्नमेंट है, 6 टाइप की स्टेट है, और किस बेसिस पे कि एक तो उसमें कितने रूलर है, यानी कि हुकूमत करने वाले लोग कितने हैं, और उनका इंटरेस्ट क्या है, आया कि उनका इंटरेस्ट पर्सनल है या फिर पब्लिक के लिए। तो उस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो नंबर ऑफ रूलर्स, फिर उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। वो क्या कहता है, अच्छा वो कहता है कि सबसे पहले वन, यानी कि अगर रूलर एक हो तो वो कहता है कि इस हिसाब से 2 गवर्नमेंट है, कौन सी, एक वो है मोनार्की। मोनार्की क्या है, बादशाही, जिसमें एक मोनार्क रूल करे, किसके लिए, कॉमन गुड के लिए। क्या कहता है, मोनार्की क्या है, रूल बाय वन फॉर कॉमन गुड, यानी कि सबकी भलाई के लिए अगर कोई एक बंदा हुकूमत करे, वो क्या कहता है उसको मोनार्की। और वो मोनार्की कौन सी है, पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि अच्छा इसको हम क्या कह सकते हैं, गुड फॉर्म, और इसको हम कह सकते हैं बेड फॉर्म, यानी कि हुकूमत का अच्छा तरीका और बुरा तरीका। उसके बाद वो कहता है कि रूल ऑफ वन में क्या है, एक टायरनी। टायरनी क्या है, रूल बाय वन फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि एक ही बंदा हुकूमत करे लेकिन किसके लिए, अपनी पर्सनल, अपनी जाती इंटरेस्ट के लिए, अपने जाती मफाद के लिए और आवाम की भलाई के लिए नहीं। और उसके साथ ही वो कहता है कि उसके बाद वो कहता है रूल ऑफ फ्यू। रूल ऑफ फ्यू में कौन से आते हैं, एक आता है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या है कि मुख्तलिफ एजुकेटेड पीपुल, लेकिन कौन से फ्यू, कुछ, सारे नहीं, कुछ अहम पढ़े लिखे लोग मिलकर क्या करें, हुकूमत करें फॉर कॉमन गुड। अच्छा, इसमें कौन से होते हैं, इसमें हमारे मतलब यानी कि एलाइट्स भी आ जाते हैं, लेकिन कौन से एलाइट्स, जो कॉमन गुड के लिए काम करें, वो अमीर जो आवाम की भलाई के लिए रूल करें, उनको हम क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी। सो अरिस्टोक्रेसी इज आल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उसके साथ ही वो दूसरा कहता है कि ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या है, वो कहता है रूल बाय फ्यू फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग मिलकर हुकूमत करें, लेकिन किसके लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मफाद के लिए। इसमें इलाइट्स भी आ जाते हैं, हमारे जो भी अमीर होते हैं, और उसके अलावा जो भी पावरफुल पीपल होते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। सो उसके बाद हमारा आता है रूल बाय मेनी। रूल बाय मेनी में हमारे पास पॉलिटी आ जाता है, जिसमें सारे मिलकर हुकूमत करें, लेकिन किसके लिए, डिसीजन लेने वाले सारे हो लेकिन किसके लिए, कॉमन गुड के लिए। रूल बाय मेनी फॉर कॉमन गुड। और उसके साथ ही पर्सनल इंटरेस्ट में हमारी आ जाता है डेमोक्रेसी।
rule by many for personal interest। सो टोटल उसने 6 टाइप की गवर्नमेंट बताई। 3 कौन सी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट, अच्छे फार्म, और 3 कौन सी बुरी फार्म। अच्छा, उसके अलावा वो क्या कहता है, वो कहता है कि मोनार्की क्या होता है कि उसमें भी चेंज हो सकती है टायरनी में। और उसके अलावा वो कहता है अरे यानी कि जो हमारा मोनार्क होता है वो भी कभी करप्ट हो सकता है, वो टायरन बन सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर सकता है। और उसके साथ ही उसने कहा कि अरिस्टोक्रेसी जो है यानी कि रूल बाय फ्यू फॉर कॉमन गुड, वो कहता है अरिस्टोक्रेट भी कभी कभी करप्ट हो सकते हैं, ओलिगार्क बन सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि पॉलिटी भी चेंज हो सकती है, यानी कि सारे मिलकर काम करें लेकिन किसके लिए, कॉमन गुड के लिए, लेकिन कभी कभी वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करें तो वो क्या क्या कन्वर्ट हो जाती है, किस चीज में, डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि आइडियली अगर हम देखें तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, मोनार्की, यानी कि एक मोनार्क, एक इंसान सारे फैसले करे पूरी स्टेट के कॉमन गुड के लिए। तो वो क्या कहता है कि आइडियली, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आइडियली बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, मोनार्क, लेकिन प्रैक्टिकली पॉलिटी इज बेस्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो कहता है कि आइडियली जो मोनार्की सबसे अच्छी है, लेकिन क्या है कि ये बहुत ज्यादा रेयर है कि एक ऐसा बादशाह हो जो कॉमन गुड के लिए काम करे, क्योंकि कभी भी इंसान करप्ट हो सकता है। तो वो कहता है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो पॉलिटी जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों, वो कहता है कि इसमें डेमोक्रेसी और ओलिगार्की दोनों की खासियतें पाई जाती है, जिसकी वजह से एक बैलेंस, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक बैलेंस निजाम है हुकूमत का। तो उसके हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से पॉलिटी क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं उसने क्या किया, उसने स्टेट को क्लासिफाई किया किस बेस पे, एक नंबर ऑफ रूलर्स पे और इंटरेस्ट ऑफ रूलर्स पे। तो नंबर ऑफ रूलर्स 3 टाइप के, या तो एक रूलर हो, या फ्यू हो, या सारे मिलकर हो। और उसके बाद उसने इंटरेस्ट कौन से, तो या तो उनका पब्लिक इंटरेस्ट हो या पर्सनल इंटरेस्ट हो। पब्लिक इंटरेस्ट में 3 है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, और पर्सनल इंटरेस्ट में भी 3 है, टायरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। आइडियली बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, मोनार्की, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो उसके हिसाब से प्रैक्टिकली बेस्ट फॉर्म कौन सा है, पॉलिटी है, जिसमें ओलिगार्की और डेमोक्रेसी दोनों की खासियतें पाई जाती हैं। सो उसके बाद हम आते हैं जस्टिस इन स्टेट पे, यानी कि वो उसकी स्टेट में उसने जो अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट दी उसके हिसाब से उसमें जस्टिस कैसा होना चाहिए। सो वो कहता है कि स्टेट में जस्टिस कौन सा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को हम कैसे समझ सकते हैं, हम ऐसे सकते हैं कि प्लेटो ने क्या कहा था, उसने कहा था कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी हो वो सबकी एक ही हो, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो, बल्कि सारी प्रॉपर्टी जो हो, वेल्थ हो, वो किसकी हो, गवर्नमेंट की हो। लेकिन ये कहता है, वो कहता है कि एक सिटीजन को उसकी एबिलिटीज के हिसाब से, उसकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको अवार्ड मिलना चाहिए, उसको इतनी सैलरी, उसको इतनी वेल्थ देनी चाहिए। तो क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो उसको ज्यादा वेल्थ मिलनी चाहिए, अगर किसी की कंट्रीब्यूशन कम है तो उसको कम रिवार्ड मिलना चाहिए, कम सैलरी मिलनी चाहिए। तो वो क्या कहता है, प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ वेल्थ, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की मुखातबत करता है। वो कहता है कि हम सबको इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि एक इंसान है वो स्टेट के लिए थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कोई कम कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर दोनों को इक्वल अगर पे करें तो एक क्या होगा, ये एक नाइंसाफी होगी, जिसकी वजह से वो क्या कहता है कि मेरिट इन रिवॉर्ड या मेरिट इन सैलरी, यानी कि सैलरी जो हो, पे जो हो, वेल्थ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिवार्ड दिया जाए वो मेरिट पे दिया जाए, इक्वली नहीं दिया जाए। सबको हम इक्वल नहीं रख सकते, हम उनको उनकी एबिलिटीज के हिसाब से, उनकी जॉब के हिसाब से, उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कि स्टेट के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, कौन सा कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए।
तो उसके हिसाब से जस्टिस कौन ना होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए, मेरिट होनी चाहिए रिवॉर्ड में और वेल्थ में। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि वो प्लेटो की कम्युनिज्म की मुखालफत करता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं रोल ऑफ मिडिल क्लास। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी थ्योरी में, कि वो कहता है कि मिडिल क्लास जो है, क्योंकि दो क्लास है, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास, और फिर उसके बाद आती है हमारी एलाइट्स। तो वो कहता है कि जो लोअर क्लास है वो तो है ही बिल्कुल, यानी कि सिर्फ अच्छा उनको सियासत किसी चीज से दिलचस्पी नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पेट से, अपने खाने से, अपने सर्वाइवल से दिलचस्पी है। और उसके अलावा जो इलाइट्स है उनको भी ज्यादा से ज्यादा अपना पर्सनल गेन चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। इन सब के बीच में हमारे मिडिल क्लास वाले आते हैं जो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। तो वो क्या कहता है, वो कहता है मिडिल क्लास इज ए स्टेबलाइजिंग फोर्स बिटवीन एलाइट्स एंड पुअर्स, यानी कि जो इलाइट्स है और जो पुअर्स है उनके बीच में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है, एक बैलेंस्ड लाइन है इन दोनों के बीच में। तो वो कहता है कि फॉर एन स्ट्रॉन्ग फॉर ए स्ट्रॉन्ग स्टेट मिडिल क्लास मस्ट बी डोमिनेंट। वो कहता है कि अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत रियासत बनानी है, एक मजबूत रिजेम बनानी है, तो उसके लिए क्या हो, वहां की जो मिडिल क्लास हो वो डोमिनेंट हो, या अगर डोमिनेंट ना भी हो तो एटलीस्ट स्ट्रांग हो। किस लिए स्ट्रांग हो, कि वो एलाइट्स और पुअर के बीच में एक बैलेंस बना सके। तो किसी भी स्ट्रांग रियासत के लिए जरूरी है कि वहां की जो मिडिल क्लास हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो या डोमिनेंट हो, यानी कि क्योंकि एलाइट जो है वो सिर्फ अपने पर्सनल एलाइट भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और पुअर्स भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो मिडिल क्लास क्या इन दोनों के बीच में एक बैलेंस कायम रखती है, रियासत में एक बराबरी कायम रखती है। अच्छा, अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्रिटिसिज्म ऑन अरिस्टोटल है। लेकिन उससे पहले हम जो हमारा सीरीज में क्वेश्चन आ चुका है वो कौन सा है, Aristotle is the greatest but ungrateful student of Plato। यानी कि वो सबसे बेहतरीन स्टूडेंट तो था, लेकिन उसके उसके साथ ही उसने उस पे प्लेटो पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी की थी, तनकीद भी की थी, जिसकी वजह से उसे अनग्रेटफुल स्टूडेंट भी कहा जाता है। तो हम उसे अगर देखें कि उसने कौन कौन सी क्रिटिसिज्म की, तो सबसे पहले उसने क्रिटिसिज्म की उसकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट पे। वो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये तो एक जस्ट एक यूटोपियन थॉट है, यानी कि एक ख्याली पुलाव है, यानी कि हम इसको रियल में प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते। यही वजह है कि वो उसने उसने कहा कि इसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसने किसी को चीज को ऑब्जर्व नहीं किया, उसने जस्ट अपनी तरफ से बताया कि एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए। लेकिन इसकी जो आइडियल स्टेट है वो उसको हम अचीव नहीं कर सकते, हम उसको बना नहीं कर सकते, हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और उसके साथ ही उसने क्या कहा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस इन अप्रोच भी था। अच्छा, हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्लेटो और अरिस्टोटल के बीच में, डिफरेंस इन अप्रोच। अरिस्टोटल की अच्छा प्लेटो की कौन सी अप्रोच थी, आइडियल अप्रोच थी, यूटोपियन अप्रोच थी, वो अपने एक ख्याली रियासत बनाता था। लेकिन अरिस्टोटल क्या था, वो उसने एक साइंटिफिक अप्रोच यूज की जो उसने अपने फादर से सीखी थी। तो साइंटिफिक अप्रोच में उसने क्या किया, पहले इसने सारी स्टेट को पढ़ा, उनके प्रॉब्लम्स देखे, उनके अप्स एंड डाउन्स देखे, फिर उसके हिसाब से उसने उसके बारे में सजेशन दी कि कौन सी स्टेट होती है और कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ दी गवर्नमेंट है। ठीक है, और उसके बाद उसने
उसके बाद उसने उसकी कम्युनिज्म ऑफ फैमिली पे भी क्रिटिसाइज किया है। कैसे? उसने कहा, अच्छा उसने कहा कि ह्यूमन नेचर क्या है, हमने स्टार्ट में पढ़ा कि ह्यूमन नेचर क्या है, वो कम्युनिटी में रहता है, यानी कि वो एक फैमिली बनाता है, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ फादर मदर ये एक रिलेशन है, वो एक ह्यूमन के नेचर में उसकी नेसेसिटी है, उसकी जरूरत है, उसके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि उससे वो छीन लेना, फैमिली छीन लेना, तो ये एक अनजस्ट मूव है। और वो कहता है कि वो उसकी अपोजिशन करता है, वो कहता है कि फैमिली क्या है, ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और उसके अलावा वो उस पे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी पे भी उसके क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि जो सबको हम इक्वली वेल्थ नहीं दे सकते, क्योंकि किसी की कंट्रीब्यूशन कम है, किसी की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो सबको इक्वल रखना अनजस्ट होगा। अच्छा उसके अलावा वो कहता है कि अगर सब चीजें सारी अगर वेल्थ गवर्नमेंट की हो तो क्या कहता है कि लोग उसको क्या करेंगे, उतना उसके लिए केयर नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है तो वो किसके लिए ज्यादा केयर करता है, जो उसकी अपनी चीज हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो मेरी चीज है, मेरा अपना घर है, जाती घर है, मैं उसकी ज्यादा ख्याल करूंगा। अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिला हो, कोई चीज मिली हो, तो मैं उसका उतना केयर नहीं करूंगा। तो इससे क्या होता है कि उसके इससे ह्यूमन में निग्लेक्शन पैदा होती है उसमें। तो उसकी वजह से स्टेट के क्या होता है, स्टेट के लिए ये नुकसानदेह चीज होती है, क्योंकि ह्यूमन फिर उसके लिए, सिटीजन उसके लिए इतनी केयर नहीं करता। अच्छा उसके अलावा उसने उसके फिलोसोफर किंग पे भी क्रिटिसिज्म की थी। वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपने प्लेटो ने अपनी थ्योरी में फिलोसोफर किंग को बहुत ज्यादा ही पावर दे दी है, यानी कि उसको एक क्या कहते हैं कि एक सॉवरेन बॉडी बना दिया है। लेकिन क्या कहता है, वो कहता है कि फिलोसोफर किंग भी तो करप्ट हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन कभी भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कॉमन गुड को पीछे कर सकता है। तो वो कहता है कि फिलोसोफर किंग को एब्सोल्यूट पावर दे देना एक हिसाब से एक इट इज नॉट अ गुड मूव। सो वो कहता है कि फिलोसोफर किंग कैन बी करप्ट। सो उसके तो ये से क्या कहता है कि उसके फिलोसोफर किंग पे भी क्रिटिसिज्म करता है। अच्छा ये लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है इसकी थ्योरी ऑफ स्टेट और एरिस्टोटल पे कौन सा क्रिटिसिज्म ऑन एरिस्टोटल, यानी उस पे क्रिटिसिज्म कौन सी, तनकीद कौन सी होती है। सबसे पहले जो तनकीद होती है वो कौन सी होती है कि उसने कोई नया आइडिया नहीं दिया, नॉट एनी न्यू आइडिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपने टाइम की सारी स्टेट्स को पढ़ा, फिर उनको स्टेट को क्लासिफाई किया और अपनी तरफ से थोड़ी इम्प्लीमेशन की कि क्या अच्छा हो सकता है। लेकिन उसने ऐसा कोई न्यू आइडिया नहीं दिया जैसे हमारा प्लेटो ने दिया था। प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट दी थी, तो ये एक नया आइडिया था, नया ख्याल था, लेकिन इसने कोई न्यू आइडिया नहीं दिया। उसने क्या किया, वही चीजें पढ़ी थी, उनको सारों को मतलब बना के, उनको सारों को उनकी थोड़ी मिस्टेक्स निकाल के अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट दी थी। उसके अलावा उसमें क्या तनकीद होती है, लिमिटेड स्कोप ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि उसने जो अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट में जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें ज्यादा स्कोप नहीं है, यानी कि उसके लिए सिटीजन के लिए क्या जरूरी है उसके हिसाब से कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। लेकिन जाहिर सी बात है हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सिटीजनशिप हासिल करने का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा कम है। उसके अलावा उसने नो सिटीजनशिप फॉर वुमेन एंड स्लेव्स, यानी कि उसने औरत और गुलामों को भी उसने सिटीजनशिप में, सिटीजन्स में इंक्लूड नहीं किया, जिसकी वजह से उसको एंटी फेमिनिस्ट भी कहा जा सकता है। और उसकी वजह से उस पर तनकीद की जाती है कि उसने, क्योंकि पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना हर किसी का राइट है, तो उसने क्या किया, वुमेन को, औरत को कन्फाइन कर दिया, उसके हाउस तक, उसके घर तक ही उसको लिमिट कर दिया। और उसके अलावा उसने स्लेव्स को भी उसने सिटीजनशिप में इंक्लूड नहीं किया। और उसके अलावा उसकी स्लेवरी पे भी, थ्योरी ऑफ स्लेवरी पे भी उसके तनकीद की जाती है कि उसने स्लेवरी को जस्ट कहा, यानी कि उसको स्लेवरी को अच्छा समझा, उसको रियासत के लिए अच्छा समझा, तो उसकी वजह से भी उस पर तनकीद की जा सकती है।
सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर कोई चीज़ न समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। और उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता अपने नोट्स भी प्रोवाइड करता जाऊं, तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं नीचे अपने नोट्स की भी लिंक दे दूं, ताकि अगर आप वहां से भी आउटलाइन वगैरह या वहां से भी टॉपिक्स वगैरह पॉइंट्स वगैरह कवर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।